एपिसोड 12। जैसे ही मू जियांग ने लिन हुआन हुआन को देखा, वह उसकी खूबसूरत और सुंदर उपस्थिति से आकर्षित हो गई। वह लिन हुआन हुआन के गोरे चेहरे पर चुटकी काटने और जोर से हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। तुम बाई दी के दोस्त हो, ठीक है, तुम बहुत सुंदर हो। लिन हुआन हुआन ने स्वीकार किया कि वह लंबी नहीं थी, लेकिन उसने कभी महसूस नहीं किया कि वह छोटी थी। हालांकि जब से वह इस दुनिया में आई, उसने जो भी जानवर देखा वह उससे लंबा था। यहाँ तक कि उसके सामने वाली युवा महिला भी उससे पूरे सिर लंबी थी। वह तबाह हो गई थी और कड़वे मूड में थी। शीत ऋतु निकट आ रही थी और सभी नर जानवर शिकार में व्यस्त थे। कुछ बूढ़े और उनके बच्चे अपने घरों में जानवरों की खाल और मांस को सुखा देते थे ताकि भंडारण के दौरान वे सड़ न जाएं और खराब न हो जाएं। जहां तक दुर्लभ और नाजुक मादाओं की बात है, उन्हें घर पर लेटने और नर द्वारा उनके मुंह में लाए गए भोजन का आनंद लेने के अलावा कुछ नहीं करना पड़ता था। हालांकि लिन हुआन हुआन भी हर दिन बिस्तर पर लेटने और किसी के खाना खिलाने का इंतजार करने का अच्छा जीवन जीना चाहती थी, लेकिन उसका दिल बाई दी के लिए दुखता था, जो शिकार पर थी। वह चाहती थी कि वह उस पर से कुछ दबाव कम कर सके। शर्मिंदा होकर उसने पूछा, सिस्टर म्यू जियांग, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि खाल को कैसे काला किया जाए? म्यू जियांग झिझका, फिर सिर हिलाया। हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप ये क्यों सीखना चाहते हैं? एक महिला होने के नाते आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस घर पर रहना होगा और बच्चे को जन्म देना होगा। कोई और स्वाभाविक रूप से ये छोटे मोटे काम करेगा। जब लिन हुआन हुआन ने जन्म दो शब्द सुने, तो उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसकी कल्पना जंगली हो गई। बाई दी जैसा सुंदर बच्चा पाना अच्छा होगा। अहम, बंद करो बंद करो। लिन हुआन हुआन ने अपनी अवास्तविक कल्पना को रोकने के लिए धीरे से अपना शर्माता चेहरा ढक लिया। वह अपने बोझ को साझा करने की इच्छा के रूप में कुछ कहने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए, इसलिए उसे एक अजीब बहाना बनाना पड़ा। मैं बस उब गया हूँ और कुछ करना चाहता हूँ। मू जियांग हंसे, अच्छा, मैं वैसे भी उब गया हूँ। मैं खाल को काला करने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। वे खालों को एक साथ नदी तक ले गए। जानवरों की खाल को निखारने की प्रक्रिया जटिल नहीं थी। म्यू जियांग के मार्गदर्शन में लिन हुआन हुआन जल्द ही शुरू करने में सक्षम होंगे। जब वे खुशी खुशी काम कर रहे थे तो कई पुरुष उन्हें जलती हुई नजरों से घूर रहे थे। स्त्रियां अत्यंत नाजुक होती थीं। वे शायद ही कभी बाहर जाते थे और उनके परिवार आमतौर पर उन्हें बाहर जाने देना बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। आज एक ही समय में दो महिलाओं का दिखना दुर्लभ था और वे दोनों काफी अच्छी दिख रही थी, खासकर पतली महिला। पुरुषों की निगाहें अनायास ही उसकी ओर आकर्षित हो गईं। कुछ एकल युवा पुरुष थे जो अपनी इच्छा को दबा नहीं सके। उन्होंने आगे बढ़ने और बातचीत शुरू करने के लिए खुद को मजबूत किया। हालांकि इससे पहले कि वे करीब आ पाते, उन सभी को शांगयू ने खदेड़ दिया, जो अंधेरे में रखवाली कर रहे थे। जिस क्षण से लिन हुआन हुआन घर से बाहर निकली, शांगयू चुपचाप उसका पीछा कर रही थी। वह दूर से उसे अपने साथी के साथ बातें करते और हंसते हुए देखता रहा। उसकी उज्जवल मुस्कान ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। उसने उन भेड़ियों को पीटने में संकोच नहीं किया जो उस पर हमला करना चाहते थे। म्यू जियांग ने देखा कि कुछ भेड़िए कुछ ही दूरी पर लड़ रहे थे और वह कुछ और नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आप पैट्रियार्क शांगयुन से बहुत परिचित हैं? बिना ऊपर देखे लिन हुआन हुआ ने कहा, सो मुझे एहसास हुआ कि जनजाति नेता आपकी ओर देख रहे थे। लिन हुआन हुआ ने आश्चर्य से ऊपर देखा और जिस दिशा में वह इशारा कर रही थी उसका अनुसरण किया। लिन हुआन हुआन की नजर श्वांग युन से मिली। वे दोनों चौंके हुए लग रहे थे। श्वांग युन के कान लाल थे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दूसरे पक्ष ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसे दोषी महसूस हुआ। वह घबराए हुए महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने शांति से देखने का नाटक किया और उसकी ओर चल दिया। लिन हुआन हुआन ने धीरे से पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? श्वांग युन की नजर उसके चेहरे पर पड़ी और उसके दिमाग में अनायास ही कल रात उसके धीरे से कराहने का दृश्य याद आ गया। उसके निचले शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया की, जिससे वह इतना भयभीत हो गया कि वह लिन हुआन हुआन की नजर से बचने के लिए तुरंत बगल में मुड़ गया। मैं यहाँ घूमने आया हूँ। ओह, लिन हुआन हुआन को कुछ भी संदेह नहीं हुआ और उसने जानवरों की खाल पर काम करना जारी रखा। लेकिन म्यू जियांग ने श्वांग युन के बारे में कुछ अजीब देखा और जानबूझकर मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि महिलाओं से नफरत करने वाले पैट्रियार्क श्वांग युन के मन में लिन हुआन हुआन के लिए भावनाएं होंगी। ये सचमुच दुर्लभ था। श्वांग यू नदी के किनारे खड़ा था, मानो नदी के उस पार के दृश्य की प्रशंसा कर रहा हो, लेकिन वह अपनी आंखों के कोनों से अपने बगल की महिला को देखता रहा। वह मू जियांग के साथ बातचीत कर रही थी और हंस रही थी क्योंकि उसने खाल को काला कर लिया था। जो जितना अधिक उसे देखता, उतना ही अधिक उसे पसंद करता। पानी में भीगने से जानवरों की खालें काफी भारी हो गईं। लिन हुआन हुआन कमजोर थी और जानवरों की खालें मुश्किल से उठाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। अचानक उसके हाथ आजाद हो गए। श्वांग युन ने उसके हाथों से सारी खालें ले ली थी। जैसे ही लिन हुआन हुआन अपना आभार व्यक्त करने वाली थी, उसने उसे तिरस्कार के साथ उसका मजाक उड़ाते हुए सुना, आप इतनी छोटी चीजें भी नहीं ले जा सकते। स्त्रियां सचमुच बेकार हैं। लिन हुआन हुआन, उसके दिल से कृतज्ञता तुरंत गायब हो गई। जब तक इस आदमी ने अपना मुंह खोला, जो शब्द निकले वे निश्चित रूप से कानों को अच्छे नहीं लगे। श्वांग युन ने जानवरों की खाल उठाए और आगे बढ़ गया। लिन हुआन हुआन ने तुरंत पीछा किया। तुम इतनी तेजी से क्यों चल रहे हो? मेरा इंतजार करना। क्या मैं तेज चल रहा हूँ? आपके पैर स्पष्टतः बहुत छोटे हैं। मैं विरोध करता हूँ। यह एक निजी हमला है। आपत्ति खारिज की। अल्पविराम। म्यू जियांग ने अपने जानवरों की खाल को गले लगाया और दूर से उनका पीछा किया। जब उसने अपने सामने लंबी और छोटी आकृतियों को करीब और करीब आते देखा तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या दिलचस्प जोड़ी है। लिन हुआन हुआन ने पहाड़ की चोटी पर जानवरों की खालें सुखाई। जब सूरज डूबने वाला था तो वह जानवरों की खालें वापस ले गई। वह रात का खाना तैयार कर रही थी जब उसे उस सूप की याद आई जो उसने पिछली रात श्वांग युन को दिया था। अगर उसने सूप खत्म कर लिया है तो उसने कटोरा मुझे वापस क्यों नहीं लौटाया? वह श्वांग युन को खोजने के लिए अगले दरवाजे पर गई और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। मुझे कटोरा वापस दो। उसने उसकी निगाहों से परहेज किया। कौन सा कटोरा? कल रात जिस लकड़ी के कटोरे से तुम्हें सूप मिला था, बाई दी ने तुम्हें भेजा है। दिखावा मत करो, अब कटोरा बाहर लाओ।
लिन हुआन हुआन ने उसे घूर कर देखा, ये सोचकर कि यह आदमी वास्तव में बहुत दुष्ट था। सूप पीने के बाद भी वह कटोरा अपने पास रखना चाहता था। वह एक घटिया आदमी था। श्वांग यून जानता था कि वह इससे बच नहीं सकता। उसने वह लकड़ी का कटोरा निकाला जिसे उसने धोकर साफ करके रख दिया था। यह एकमात्र चीज थी जो महिला ने उसे दी थी। वह इसे छोड़ना सहन नहीं कर सका। लिन हुआन हुआन ने लकड़ी का कटोरा छीन लिया और भाग गया। शाम हो चुकी थी जब बाई दी अपने शिकार के साथ लौटी। उसने सावधानी से मेज पर खाल की एक थैली रख दी। ये वे पौधे हैं जो आप चाहते थे, मैं वे सब तुम्हारे लिए लाया हूँ। लिन हुआन हुआन ने खुशी मनाई और थैली खोलने के लिए दौड़ी। उसने अंदर के पौधों को बाहर निकाला और एक एक करके उनकी पहचान की। कोई गलती नहीं थी, ये बिल्कुल वही कुछ पौधे थे जिनकी उसे जरूरत थी। लिन हुआन हुआन बहुत खुश थी। उनमें लू फ्रूट नाम का एक सफेद फल भी था। इसका रस नमकीन होता था और इसे नमक की जगह इस्तेमाल किया जा सकता था। रेड लीफ नामक एक और चीज थी और इसमें मसालेदार सुगंध थी। अंत में वह मीठा फल था जिसे लिन हुआन हुआन अक्सर खाती थी। इसका स्वाद बहुत मीठा था और यह चीनी की जगह ले सकता था। इन मसालों के साथ उसने खुशी खुशी 2 तले हुए व्यंजन और सूप का एक बड़ा बर्तन बनाया। मसालेदार मांस व्यंजन और भी स्वादिष्ट हो गए। लिन हुआन हुआन ने कुछ व्यंजनों से एक बड़ा कटोरा भर लिया। उसने बाई डी से कहा, दिन के समय जब मैं नदी के किनारे जानवरों की खालें साफ कर रही थी तो शांग यू ने मेरी थोड़ी मदद की। धन्यवाद, उपहार के रूप में उसे ये व्यंजन भेजने में मेरी मदद करें। बाई डी गर्म मांस व्यंजन के साथ शांग यू को खोजने गई। शांग यून का मूड खराब था, लेकिन जब उसने सुगंधित मांस के व्यंजनों का कटोरा देखा तो उसका मूड उज्जवल हो गया। उसने झट से मांस का कटोरा छीन लिया और सावधानी से उसकी रक्षा की जैसे उसे डर हो कि कोई उसे छीन लेगा। बाई दी ने उसे आधी मुस्कान दी। हुआन हुआन ने मुझे बताया कि आपने पहले दिन में उसकी कैसे मदद की थी। उसके लिए धन्यवाद। श्वांग यून ने खर्राटा लिया। वह वही थी जिसकी मैं मदद कर रहा था। आपको उसे व्यक्तिगत रूप से मुझे धन्यवाद देना चाहिए। आप कौन होते हैं उसकी ओर से मुझे धन्यवाद देने वाले? वह जाने के लिए मुड़ा। बाई दी उसके पीछे बोली, हम सर्दियों के बाद चले जाएंगे, उसके बारे में कोई विचार मत प्राप्त करो। श्वांग यून अपनी बात पर रुका और अमित्र स्वर में कहा, मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं, इससे आपका कोई मतलब नहीं। अल्पविराम। लिन हुआन हुआन को सिस्टम द्वारा जारी की गई खोज प्राप्त हुई। आपने शीतकालीन सीजन श्रृंखला की दूसरी खोज शुरू कर दी है। कृपया सर्दी आने से पहले पर्याप्त भोजन एकत्र करें। लिन हुआन हुआन को नहीं पता था कि पर्याप्त का कितना मतलब होता है, इसलिए वह बाई डी को जितना संभव हो उतना शिकार करने दे सकती थी। वह दिन का अधिकांश समय शिकार में बिताता। अतीत में उन्होंने हमेशा सर्दियां अकेले ही बिताई थीं। उसकी जीवित रहने की क्षमता बहुत मजबूत थी और उसकी शिकार करने की क्षमता भी बहुत अच्छी थी। हर बार वह पूरा सामान लेकर लौटता था, जिससे म्यू जियांग को लिन हुआन हुआन से ईर्ष्या और ईर्ष्या होने लगी। तुम्हारा साथी बहुत अच्छा है, उसने अकेले ही मेरे परिवार से अधिक शिकार पाया है। मू जियांग के कुल 5 पुरुष साथी थे। इस बात पर विचार करते हुए कि वे मू जियांग का पक्ष जीतने में कैसे सक्षम थे, वे स्वाभाविक रूप से बहुत कुशल थे, लेकिन वे अभी भी बाई डी से कमतर थे। लिन हुआन हुआन ने शर्माते हुए समझाया, वह और मैं दोस्त नहीं हैं। म्यू जियांग आश्चर्यचकित था। यदि वह आपका साथी नहीं है तो आप उसे अपने साथ गुफा साझा करने की अनुमति क्यों देंगे? और तुम एक ही बिस्तर पर सो जाओ। लिन हुआन हुआन उत्तर नहीं दे सके। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके साथ उसका कैसा रिश्ता था। उन्होंने एक साथ खाना खाया और सोए, और कभी कभी बाई डी उसके साथ कुछ अंतरंग हरकतें करती थी, लेकिन वे इसे कभी भी अंतिम चरण तक नहीं ले गए। लिन हुआन हुआन ने बहुत देर तक सोचा। अंत में वह केवल सूखा उत्तर ही दे सकी, वह मेरा परिवार है। लेकिन मू जियांग ने कहा, दोस्त भी परिवार हैं। लिन हुआन हुआन कहना चाहती थी कि यह अलग था, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि क्या अलग था। म्यू जियांग उसे हकलाता हुआ देखकर शरारत से मुस्कुराया। यदि आप बाई दी को अपने साथी के रूप में नहीं चाहते हैं तो बस इतना कहें, वह शिकार करने में बहुत अच्छा है, मैं उसे अपना छठा साथी बना सकता हूँ। लिन हुआन हुआन तुरंत घबरा गई। नहीं नहीं, वह आपका साथी नहीं हो सकता। क्यों? वैसे भी आप उसे पसंद नहीं करते, मुझे उसे अपने पास रखने देना ठीक है। लिन हुआन हुआन फूट फूट कर रोने लगा। किसने कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करता? क्या इसका मतलब यह है कि आप उसे पसंद करते हैं? म्यू जियांग उसके कंधे पर मुस्कुराया, जैसे कि उसे कुछ एहसास हो रहा हो। लिन हुआन हुआन ने मुड़कर देखा तो बाई दी दरवाजे पर खड़ी थी। वह चुपचाप दोनों महिलाओं को देख रहा था। वह वापस क्यों आया? लिन हुआन हुआन को याद आया कि उसने अभी क्या कहा था और वह तुरंत शर्मिंदा हो गई। वह चाहती थी कि उसे छिपने के लिए कोई छेद मिल जाए, लेकिन उसे उसके शर्मीलेपन पर ध्यान नहीं गया। घर में प्रवेश करते समय उसका चेहरा तटस्थ था। उसने स्वाभाविक रूप से लिन हुआन हुआन को अपनी बाहों में खींच लिया, फिर एक खाल की थैली निकाली और मू जियांग को दे दी। इन दिनों हुआन हुआन की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ। ये कुछ कुरकुरे फल हैं जो मैंने शिकार के दौरान तोड़े थे। मुझे आशा है कि आप उन्हें पसंद करेंगे। मू जियांग ने थैली को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया। आपका स्वागत है, मुझे हुआन हुआन पसंद है, वह एक प्यारी महिला है, आप बहुत धन्य हैं। लिन हुआन हुआन का चेहरा लाल हो गया। म्यू जियांग मुस्कुराया और चला गया। एक बार जब वह चली गई तो गुफा में केवल लिन हुआन हुआन और बाई डी बचे थे। माहौल तुरंत स्पष्ट हो गया। लिन हुआन हुआन ने असहजता से पूछा, आज आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? मुझे तुम्हारी याद आती थी, इसलिए मैं जल्दी से वापस आ गया। उसने उसे उठाया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। यह अच्छी बात है कि मैं समय पर वापस आ गया, अन्यथा मैंने आपकी बात नहीं सुनी होती। तुमने क्या सुना? लिन हुआन हुआन ने मूर्खतापूर्ण अभिनय किया। वह उसके चेहरे के करीब झुक गया। तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। वे इतने करीब थे कि वे एक दूसरे की पलकें गिन सकते थे। लिन हुआन हुआन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से बहस करते हुए अपना लाल और गर्म चेहरा ढांक लिया। मैंने वह कभी नहीं कहा। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने अभी इसे स्वयं सुना है। तुमने पहले मेरी बात गलत सुनी होगी, मैंने नहीं किया। तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। लिन हुआन हुआन बेहद शर्मिंदा थी। मैंने नहीं किया।
क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? लिन हुआ ने धीरे से अपना सिर उठाया और बाई दी को ध्यान से देखा, जो उसे गहन एकाग्रता से देख रही थी। वह उससे यह बात बहुत गंभीरता से पूछ रहा था। लिन हुआ ना नहीं कह सका। काफी देर रुकने के बाद उसने बहुत धीरे से कुछ कहा, मैं तुम्हें नापसंद नहीं करती। बाई दी मुस्कुराई और उनकी नीली आंखों में प्यार का भाव उन्हें डूबता हुआ लग रहा था। तो आप मुझे पसंद करते हैं? लिन हुआ ने धीरे से अपना सिर घुमाया। मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। आइए इस बातचीत को यही समाप्त करें। फिर वो शर्माते हुए भाग गई। अल्पविराम। लिन हुआ ने धीरे धीरे उस शिकार को साफ कर दिया जिसे बाई दी वापस लाई थी। उसने उस पर लू फल का रस लगाया और उसे सूखने के लिए पहाड़ की चोटी पर लटका दिया। अगर कोई उसका खाना चुरा ले तो उसे उस जगह की रखवाली करनी पड़ती थी। वह इस दौरान भी निष्क्रिय नहीं थी। मांस के अलावा उसने बाई दी को वापस लाने के लिए कुछ खाने योग्य सब्जियां ढूंढने के लिए भेजा था। बाई दी मांसाहारी थी, उसे सब्जियां पसंद नहीं थी, लेकिन लिन हुआन को उन्हें खाना पड़ा। केवल मांस खाने से, सब्जियां नहीं खाने से उसके शरीर में पोषण संबंधी असंतुलन पैदा हो जाएगा। उसने उन सब्जियों को 2 बैचों में बांट दिया। एक को सुखाया जाएगा, जबकि दूसरे को तहखाने में रखा जाएगा। खैर, सब्जियों को स्टोर करना आसान बनाने के लिए उसने विशेष रूप से बाई दी को रसोई के नीचे एक तहखाना खोदने के लिए कहा था। ये देखकर कि घर पर अधिक से अधिक भोजन संग्रहित था, लिन हुआन को विशेष रूप से संतुष्टि महसूस हुई। सिस्टम ने अंततः संकेत दिया, बधाई हो मेजबान, आपने कार्यों की श्रृंखला पूरी कर ली है। जल्द ही पुरस्कार दिए जाएंगे, कृपया जांचें। सैनिटरी पैड का एक बड़ा बैग अचानक लिन हुआन के सामने आ गया। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर बहुत खुश हुई। अंत में सैनिटरी पैड। हुआन को अब अपने मासिक धर्म के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिन हुआन ने खुशी से सैनिटरी पैड हटा दिए। सिस्टम वाकई बहुत बढ़िया था। हर बार इनाम बहुत व्यवहारिक था। ठंड बढ़ती जा रही थी और बाई दी अब शिकार के लिए बाहर नहीं जाती थी। वह लिन हुआन के साथ घर पर रहता था क्योंकि वे मांस पीते थे और अचार वाली सब्जियां बनाते थे। जैसे ही सर्दियां करीब आ रही थी, अचानक जानवरों का एक समूह वुल्फ जनजाति में आ गया। उनके मूल रूप से शांतिपूर्ण जीवन में अचानक बदलाव आया। लिन हुआन एक हंगामे से जाग गया। वह उठ बैठी और आंखों से नींद पोंछ ली। वहां क्या हो रहा है? बाई दी गर्म पानी लेकर आई और खाल का एक टुकड़ा गीला कर दिया। जैसे ही उसने अपनी छोटी मादा का चेहरा पोंछा, उसने कहा, ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति यहाँ है। काली नदी। लिन हुआन उत्सुक थी। वह कौन सी जगह है? काली नदी चट्टानी पर्वत के दक्षिण में है, जहाँ कई बड़ी और छोटी पशु जनजातियां रहती हैं। इन्हीं में से एक है भेड़ियों की एक जनजाति। उन्हें ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति कहा जाता है। लिन हुआन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो यहाँ कई भेड़िया जनजातियां थीं। उसने सोचा कि केवल चट्टानी पर्वत पर ही भेड़िया जनजाति है। उसने एक पल के लिए सोचा, ब्लैक रिवर पर रहने वाली भेड़िया जनजाति को ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति कहा जाता है। तो क्या चट्टानी पर्वत पर रहने वाली भेड़िया जनजाति को रॉक वुल्फ जनजाति कहा जाता है? हाँ, उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसकी नीली आंखें प्रशंसा से भरी थी। मेरी छोटी मादा बहुत चतुर है। लिन हुआन, उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी बच्चे की तरह सहलाया जा रहा हो। उसने पूछना जारी रखा, ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति यहाँ क्या कर रही है? ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति के नेता और श्वांग के पिता भाई हैं। वे श्वांग के लिए यहाँ आए होंगे। लिन हुआन समझ गया, तो वे यहाँ रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। बाई दी ने यह नहीं सोचा था कि वे यहाँ सिर्फ किसी रिश्तेदार से मिलने आए थे। वे बिना किसी कारण के यहाँ नहीं आएंगे। वे निश्चित रूप से ये देखने के लिए तैयार होंगे कि उन्होंने रॉक माउंटेन पर आने के लिए इस समय को कैसे चुना। हालांकि ये सभी भेड़िया जनजातियों के आंतरिक मामले थे और इसका उनसे और लिन हुआन से कोई लेना देना नहीं था। बाहर का मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन गुफा में तापमान अभी भी काफी अधिक था। लिन हुआन ने अभी भी अपनी जानवरों की खाल वाली पोशाक पहनी हुई थी और उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। लिन हुआन ने बाई डी से उसे फैनी पैक बनाने में मदद करने के लिए कहा। जानवरों की खाल से बनी जेबें न केवल जलरोधक होती थी बल्कि मजबूत भी होती थी। उसने कपड़े के थैले को फैनी पैक के अंदर रख दिया जिसमें भेड़ की खाल से सचित्र किताब और जलती हुई चीजें थी। अगर पैड इतने बड़े न होते तो वह उन्हें भी अपने फैनी पैक में भर लेती। लिन हुआन ने अपना फैनी पैक अपनी कमर के चारों ओर लपेटा और बाई दी को देखकर मुस्कुराई। आप सुइयों के साथ वास्तव में अच्छे हैं। वह न केवल चमड़े के जूते बना सकता था, बल्कि वह अंडरवियर और फैनी पैक भी बना सकता था। टांके घने और कड़े थे और कारीगरी विशेष रूप से अच्छी थी। वह इस युग में बिल्कुल आदर्श गृहिणी थे। बाई दी अपनी प्रशंसा पाकर खुश थी। उसे अपनी छोटी मादा के लिए चीजें करना पसंद था। एक धमाके के साथ दरवाजा अचानक बाहर से खुल गया। लिन हुआन हैरान रह गया। उसने दरवाजे पर 2 लंबे और हृष्टपुष्ट नर जानवरों को खड़े देखा। वे अपरिचित लग रहे थे। वे अवश्य ही ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति के भेड़िए होंगे। वे बुरी तरह चिल्लाए, इस गुफा में लोग कहाँ हैं? बाहर आओ। बाई दी की आंखों में एक ठंडक चमक उठी। उसने धीरे से अपनी छोटी मादा की पीठ को छुआ। डरो मत, मैं स्थिति की जांच करने जा रहा हूँ। वह दरवाजे तक चला गया। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हमारे परिवार की महिला को आपकी गुफा पसंद आ गई है। जल्दी से बाहर निकलो, अब से यह जगह हमारे परिवार की होगी। मादाएं बहुत दुर्लभ थीं। जब तक कोई चीज उनकी नजर में आती, नर आमतौर पर हार मान लेते। लेकिन बाई दी अलग थी। एकमात्र महिला जो उसे बिना किसी शर्त के लिए राजी कर सकती थी, वह लिन हुआन थी। अन्य महिलाएं उसके लिए सड़क के किनारे के खरपतवार के समान बेकार थीं। उन्होंने शांति से कहा, मैं मना करता हूँ। क्या कहा आपने? एक महिला के अनुरोध को अस्वीकार करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? अपनी सांस बर्बाद न करते हुए बाई दी जाने के लिए मुड़ी, लेकिन 2 नर जानवरों ने उसे जाने से मना कर दिया। उन्होंने वास्तव में उस पर अपनी मुठ्ठियां घुमाई। बाई दी कभी भी अपने पास आने वाले पंचिंग बैग के प्रति विनम्र नहीं होंगी। उसने एक जानवर की मुट्ठी पकड़ ली और उसे मरोड़ दिया, जिससे प्रतिद्वंद्वी के हाथ की हड्डियां टूट गईं। नर जानवर दर्द से कराह उठा। बाई दी ने दूसरे जानवर को लात मारकर उड़ा दिया। चले जाओ, उसने ठंडे स्वर में कहा। दोनों जानवर उसे हरा नहीं सकते थे, इसलिए वे केवल खिसक सकते थे।
बाई डी ने दरवाजा ठीक किया और लिन हुआन हुआन से कहा, यहाँ भेड़िया जनजाति में चीजें अराजक हो सकती हैं। यदि आपको खतरा हो तो कोशिश करें कि अकेले बाहर न निकलें। लिन हुआन हुआन ने गंभीरता से उत्तर दिया, ठीक है। अभी अभी दो खूंखार नर जानवरों से ये देखा जा सकता है कि ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति के जानवरों को शिष्टाचार के बारे में थोड़ी सी भी जागरूकता नहीं थी। चूंकि वे घरों पर जबरदस्ती कब्जा कर सकते थे, इसलिए वे निश्चित रूप से और भी अपमानजनक काम कर सकते थे। दो पीटे हुए नर जानवरों के चले जाने के बाद वे उस गुफा में लौट आए जहां वे अस्थायी रूप से रहते थे। एक बड़े स्तन वाली मादा पत्थर के बिस्तर पर जानवरों की खाल से ढकी हुई लेटी हुई थी। वह कई पुरुषों की सेवा का आनंद ले रही थी। उसने उन दो पुरुषों को देखा जिन्हें पीटा गया था और तुरंत भौहें चढ़ गईं। क्या हुआ? मैंने तुमसे श्वांग यू के पास एक गुफा खोजने के लिए कहा था। तुम इस तरह देखकर वापस क्यों आए? ली वे, उस आदमी ने न केवल हमें अपनी गुफा देने से इनकार कर दिया बल्कि उसने हमें मारा भी। ली वे नाम की महिला सीधी बैठ गई। उसका चेहरा काला पड़ गया। एक पुरुष ने मेरे अनुरोध को अस्वीकार करने की हिम्मत कैसे की? वह नदी के किनारे की सभी जनजातियों में सबसे सुंदर महिला थी। वह हमेशा खराब रही थी और पुरुष हमेशा उसके किसी भी अनुरोध के लिए उत्तरदायी थे। ये पहली बार था जब उसे अस्वीकार कर दिया गया था और वह गुस्से में थी। बाई डी के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए ली वे अपने 2 दर्जन से अधिक पुरुष साथियों के साथ आ गई थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि वह एक छोटी सी मादा को गले लगा रहा था। न केवल वह स्तब्ध थी, बल्कि उसके आसपास के 2 दर्जन पुरुष साथी भी स्तब्ध थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस घर में कोई महिला रहेगी। अगर उन्हें पता होता कि यहाँ कोई महिला रहती है तो वे कभी मकान पर कब्जा करने नहीं आते। सभी पुरुष थोड़े शर्मिंदा थे और उन्होंने लिन हुआन हुआन के चेहरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। केवल ली वेई ने लिन हुआन हुआन के चेहरे को देखा। उसकी विशाल छाती गुस्से से फूल रही थी। इस महिला की त्वचा इतनी गोरी कैसे हो सकती है? उसके बाल इतने चिकने कैसे हो सकते हैं? उसकी कमर इतनी पतली कैसे हो सकती है? ये लानत मलामत वाली महिला उससे बेहतर कैसे दिख सकती है? ईर्ष्या ने ली वेई को अपना दिमाग खो दिया। उसका चेहरा विकृत हो गया। तुम कहाँ से आई हो, जंगली मादा? भेड़िया जनजाति के नेता के साथी के रूप में मैं अब तुम्हें बाहर निकलने का आदेश दे रहा हूँ। भेड़िया जनजाति में आपका स्वागत नहीं है। लिन हुआन हुआन ने इसके बारे में धीरे से सोचा। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा है। आपको ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति की महिला होना चाहिए, है ना? ये चट्टानी पर्वत है। भले ही आप ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति के नेता के साथी हो, आप रॉक वुल्फ जनजाति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, है ना? किसने कहा कि मैं ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति के नेता का साथी था? मैं रॉक वुल्फ जनजाति के नेता का साथी हूँ। मैं यहाँ की मालकिन हूँ। ली वेई ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और बेहद गर्व महसूस कर रही थी। लिन हुआन हुआन स्तब्ध रह गया। श्वांग युन का एक साथी कब था? मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? ली वेई ने सख्ती से घोषणा की। आज मैं उस पर मोहित हो गया हूँ। वह निश्चित रूप से मेरा साथी बनेगा। ओह, तो यह आपकी इच्छाधारी सोच है, लिन हुआन हुआन ने धीरे से बुदबुदाया। मैं जानता था, श्वांग युन के स्वभाव के साथ वह एक महिला को अपने साथी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है। आप इच्छाधारी सोच किसे कह रहे हैं? यह उनका सम्मान है कि मैंने उन्हें पसंद किया। उसे कृतज्ञतापूर्वक घुटनों के बल झुकना चाहिए। आपने किससे कहा कि घुटने टेककर आभारी होना चाहिए? श्वांग युन की आवाज अचानक सुनाई दी। द्वार को अवरुद्ध करने वाले नर जानवर रास्ता साफ करते हुए पीछे हट गए। श्वांग युन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजर ली वेई पर स्पष्ट घृणा से पड़ी। यह मादा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने पहले देखी थी। स्वार्थी, लालची, क्रूर और आत्म महत्वपूर्ण। वे हमेशा सोचते थे कि पूरी दुनिया को उनके इर्द गिर्द घूमना चाहिए। उन्हें देखकर ही उसे घृणा महसूस होने लगी।